अभी 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है पूरे इंडिया में, और 5 करोड़ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया में। अरे बाप। और जिनको कंप्लीट करने के लिए, जिनके ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स के लिए सिर्फ 30-35 हज़ार जजेस हैं। तिहाड़ जेल में गैंग राइवल्स जो थे आपस में लड़ाई हो गई, किसी घर का एक बच्चा अंदर जाता है तो ये समझ लो सर एक घर नहीं जाता, पूरा का पूरा घर अंदर जाता है। लोगों के घरों में चूल्हा तक नहीं चलता, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। जिस दिन इस वकालत की दुनिया में मैंने कदम रखा था ना सर, उस दिन एक प्रण मैंने लिया था कि 3 लोगों के केसेस कभी नहीं लूँगा। उस लेडी को जिसको एक्चुअल में नीड है, जिसका हस्बैंड रात को दारू पी के आ रहा है, बहुत केसेस में ऐसा देखने को मिला है जो प्रॉपर एक बिजनेस चल रहा है कि लड़की जो है फॉल्स रेप एलिगेशंस लगाती है लड़के पे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बेहद अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं। ये एडवोकेट हैं, ऑथर हैं, मॉडल हैं, एजुकेटर हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं और क्रिमिनल लॉ में पीएचडी भी कर रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम सागर पंगाल जी इन बिटवीन अस। सागर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ शो। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सो हाउ इट स्टार्टेड, कैसे ये क्रिमिनल एडवोकेट की जर्नी आपकी शुरू हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? सर, मेरे प्रेरणा स्रोत जो इसमें रहे वो मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी उदय सिंह नंबरदार। मैं हरियाणा के रोहतक ज़िले से आता हूँ और मेरे दादाजी की बड़ी इच्छा थी कभी से कि घर में कोई तो वकील हो। तो बड़े भाई जो हैं वो अपना डिफरेंट उसमें निकल गए, तो ही वॉज ऑलवेज बी लाइक कि जब वो छोटे से बचपन से मेरे को देखते आ रहे थे कि यार तेरे में कुछ लग रहा है, तू कुछ करेगा, तू कुछ अपना वकालत साइड जाके कर। तो तभी से एक इच्छा मेरे भी मन में हुई, और जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तभी से वो मेरे को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने के लिए मेरे को अपने साथ लेके जाते थे और बोलते थे। और जब उनकी उंगली में पकड़ता था तो उसमें ऐसा लगता था कि एक पूरा युग मेरे साथ चल रहा है। तो एक इतना मुझे प्रेरणा उनसे मिलती थी, बोलते थे, बचपन से ही मुझे सिखाने लगे थे कि ये जज होता है, ये रीडर साहब होते हैं, स्टेनो इनका ये काम होता है। मुझे जुडिशरी सिस्टम के बारे में बताने लगे थे, हाउ पार्लियामेंट वर्क्स, ये सब बताने लगे थे। तो एक इवेंचुअली एक मेरा जो है डेवलप हुआ उसमें। तभी मैंने सोचा मैं क्या आई शुड परस्यू दिस करियर एज माई। लवली। सो इसमें भी क्राइम पे जो फोकस गया उसका कोई स्पेसिफिक कोई पर्सनल रीजन था? पर्सनल रीजन तो सर ऐसा नहीं रहा, लेकिन हाँ ये कह सकते हो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहा इसमें। यस। सिविल में और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो केसेस हैं उसमें देखिए, हालांकि ऐसी बात नहीं है, आई डू डील इन केसेस लाइक दिस, बट कई बार क्या होता है ना, हमारे यंग जनरेशन के लिए हमारी पढ़ाई, मैंने सिम्बायसिस पुणे से पढ़ाई की, हमारी पढ़ाई में कई बार जैसे इनको बोलते हैं दीवानी केसेस, दीवानी एंड फौजदारी। फौजदारी इज़ फॉर क्रिमिनल एंड दीवानी इज़ फॉर सिविल केसेस। कई बार खेवट, खसरा, पटवारी और इन सब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यंग जनरेशन को नहीं पता होती। एंड क्रिमिनल में मेरा हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा, और क्रिमिनल भी डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें साइबर क्राइम हुआ, आपके एनडीपीएस रिलेटेड केसेस हुए, चाहे आपके एक्साइज रिलेटेड, चाहे आपका अल्कोहल या शराब तस्करी या जिस तरह से रिलेटेड ऐसे सारे केसेस। तो इनमें इवेंचुअली मेरा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता गया। ओके। सो जैसे ये क्राइम में आप इवॉल्व करते गए, अभी कल मेरे एक गेस्ट थे, तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनका एक बार जीवन में मन हुआ था क्रिमिनल लॉयर बनने का, लेकिन उनकी मदर ने ऐसा कहा कि तू कुछ भी बन जा लेकिन ये नहीं बनने दूँगी, क्योंकि उन्होंने पिक्चरें देखी थी कि पिक्चरों में जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं उनकी बड़ी डेंजरस लाइफ होती है, उन पे अटैक हो जाता है, ये हो जाता है। सो कभी आपकी मदर ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया इस पे कि ये रिस्की फील्ड हो सकता है? सही बताऊं तो सर अभी भी डरती है मम्मी, तो अभी भी कहती है ना इस टाइप का केस। मैं क्या मम्मी इस टाइप का कुछ केस आया, इस टाइप घर पे बात होती है तो बोला ना बेटा कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैं क्या मम्मी ऐसे कैसी बात कर रहे हो, ये कुछ नहीं होता मतलब। लेकिन सर देखिए, बहुत सारा प्रेशर भी रहता है, बहुत सारा एक्सटर्नल प्रेशर भी रहता है, डिफरेंट तरीक़ों से। बहुत ऐसी हार्डकोर लाइफ है कि यू नेवर नो विद इन क्लिक ऑफ सेकेंड्स क्या हो जाए आपके साथ, क्योंकि यू डील विद एक्चुअल क्रिमिनल्स, राइट। अब आप देखिए, 2 बंदे हैं ए और जेड। ए ने जेड के ऊपर कुछ क्राइम किया, जेड जो है वो थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा करता है, वो करता है। अगर मैं ए को उससे बचा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं जेड का दुश्मन बन रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो। और अगर मैं फिर ए के सामने बैकआउट कर जाऊँ तो ए से भी मैं दुश्मनी तो मोल ले ही रहा हूँ ना, क्योंकि मैं जेड से डर गया भाई, इसलिए वो।
तो सर हमें कई सारी चीज़ें मेंटेन करके बैलेंस करके चलनी पड़ती है। बट यस, डर तो देखो लगता ही है। अब इतने तो हम तो कोई ऐसे गैंगस्टर टाइप के तो हैं नहीं, है ना, हमारा भी घर परिवार और वो सब है, तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है। बट फिर डर गए तो फिर क्या। लेकिन हाँ, जब आपको इस पेशे से एक मोहब्बत हो तो फिर आपको एक कर गुजरने की जो क्षमता रहती है, फिर ये सब चीज़ें फीकी पड़ती हैं उसके सामने। लवली। सो ये रिस्क फैक्टर तो मतलब रियल है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। रहता है। कभी कोई थ्रेट मिला हो या कोई ऐसा कुछ एक्सटर्नल प्रेशर हुआ है? नहीं, थैंकफुली अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ सर, कभी कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं कि सपोज देखो क्या होता है कि कभी कोई दूसरा सामने वाला लॉयर हमें कोई पर्टिकुलर केस में बैठने के लिए बोलता है कि यू विल, इसका मतलब कि यू विल नॉट अपीयर इन दिस केस। मैं क्या, क्यों भाई, मेरा क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट मेरे को आके बोल रहा है, वो मेरे ऊपर अगर भरोसा जता रहा है तो मेरे भी कुछ लीगल प्रोफेशन एंड एथिक्स हैं, हाउ कैन आई बैक आउट। तो वो फिर एक्सटर्नल प्रेशर लेके आता है, लोगों के फ़ोन करवाता है कि बैकआउट कर लो केस से, या मूव आउट करो, या जो भी है नहीं करना। बट सर उस चीज़ को, मैं उस प्रैक्टिस को बिल्कुल ठीक नहीं मानता। ये मेरा पर्सनल वो है। हर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का आपका एक अधिकार है और आपको करना भी चाहिए। जब आपके सामने कोई भरोसा लेके आपके पास आ रहा है तो आपको किसी और के बोलने पे अपने क्लाइंट के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी होप्स आपके सामने वाले बंदे की बातों से बहुत ऊंची है। करेक्ट। तो इस सब चीज़ों से लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए इस फ्रेटर्निटी में बेसिकली। लवली। सो कभी ऐसा हुआ कि आई थिंक आप एज एन एडवोकेट जब आप क्लाइंट लेते हैं तो आपको आइडिया होता है कि ये गिल्टी है कि नहीं है, या हो जाता है, या सेंस हो जाता है आपको? हो जाता है। मैं देखिए हमेशा अपने क्लाइंट से एक बात बोलता हूँ, और सर इसमें शायद अगर मैं कहूँ तो मेरे में एक ये कमी भी है। मेरा जो ऐसी चीज़ों से डील करने का जो कोपिंग मैकेनिज्म है ना, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, जिस पे मुझे, हालांकि मुझे लगता है मुझे काम करना चाहिए। वो क्यों होता है? क्योंकि मैं हमेशा अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि भाई कुछ भी हो ना, अगर क्राइम किया है ना तो मेरे को सही सही बता दियो। अगर सही सही बता दोगे तो बचा के ले आऊँगा, अगर नहीं बता पाओगे तो फिर मेरे हाथ से बात निकल जाएगी। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि क्लाइंट, साहब जी नहीं, कमाल कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, झूठ बोल रहा है अगला। और वो हमको इस तरह से आगे बताता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को भी लगता है कि यार ना भी किया हो, क्योंकि वो बिल्कुल ही छुपाता है। मैं क्या यार, छुपाने का फ़ायदा क्या है? जब पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, कहीं ना कहीं तो पता चलेगा ना। जुडिशरी है यार, जुडिशरी मतलब जो बैठी है वो सिर्फ पेपर के आधार पे तो चल रही है, लेकिन उसके सामने जो इन्वेस्टिगेशन होके सारी चीज़ें आ रही हैं वो तो झूठ नहीं हो सकती ना। राइट। और कई बार हमें एट द टाइम ऑफ एविडेंस लिखवाते वक्त, या फिर एट द टाइम ऑफ कि जब आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हो, जब हमें पता चलता है कि हाँ यार ये झूठ बोल रहा है, मेरा सर खून खोलता है। तो मतलब सही में मैं आपको सही बताऊं तो ये एक चीज़ आपको कभी भी बीइंग अ क्लाइंट अपने लॉयर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। Right. क्योंकि इफ यू आर एंगेजिंग हिम, ही इज देयर टू हेल्प यू, एंड वो आपको ऐसा नहीं नो द ट्रुथ। हाँ। और एक लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज होती है सर, जो हमको पढ़ाया जाता है 5th ईयर में, एक चैप्टर आता है लीगल प्रोफेशन एंड एथिक्स, उसमें लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज नाम की एक चीज़ पढ़ाई जाती है, जो कि मैंने तो देखो बहुत भली भांति पढ़ी भी है और उस पर मैं अमल भी करता हूँ। मैं तो किसी को नहीं बताऊँ अगर लॉयर ने किसी ने कोई, अगर किसी क्लाइंट ने कुछ क्राइम भी किया है तो, बट अपने उसको तो बताओ। ब्यूटीफुली सेड। सो अभी इतने सारे आपको केसेस मिलते होंगे, सो अभी क्या लेटेस्ट ट्रेंड है? मैं कहीं पढ़ रहा था कुछ सुपरस्टिशियस क्राइम, सुपरस्टिशन बेस्ड क्राइम, या फिर जो ये ऑनर किलिंग है, जैसे आप हरियाणा से आते हैं, काफ़ी ज़्यादा बार नाम जोड़ा जाता है हरियाणा में ऑनर किलिंग का। तो आई एम नॉट श्योर कि वो कितना सच है क्या है, बट काफ़ी पिक्चरों में जहाँ तक मैंने देखा है तो ऑनर किलिंग बहुत बताई जाती है। वो अब टीआरपी के लिए है पिक्चरों में, अब ये ज़माना गया। ओके। हाँ, मैं बिल्कुल हरियाणा के बिल्कुल रूट से आता हूँ जी। और मैं आज के दिन में चाहे कितना भी बड़ा हो गया, मैं चाहे कितने भी कहाँ पे भी चला जाऊँ, लेकिन मैं सर आज के दिन भी ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और मैं इन सब चीज़ों को ना तो मैंने देखी और ना मैं उनको मानता। और आज के दिन हर जगह लोगों में एक एजुकेशन और अवेयरनेस जो आई है, उसके हिसाब से इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज किया गया तो है। यानी कि इसके कोई केसेस ज़्यादा आ नहीं रहे हैं अभी? नहीं, honor आजकल killing कोई के? केसेस नहीं आ रहे यानी सर। टीवी का मामला ज़्यादा है। टीवी का मामला ज़्यादा रखा, उनको टीआरपी चाहिए आज के लोग। और मुझे बहुत फ़क्र फील होता है ये बताते हुए कि हमारे हरियाणा के लोग इतने एजुकेटेड और इतने अवेयर हो चुके हैं आज के दिन। मेरे को एक केस याद आ रहा है इसमें, जो ये बुरारी केस हुआ था एक, जिसमें 12-13 लोगों ने एक साथ सुसाइड की थी।
आई थिंक वो इसी कैटेगरी में आएगा, कैसे वो इसी कैटेगरी में आता है सर। राइट। वो तो उन्होंने सारे के सारे लोगों ने ही वो हो गए थे, सुसाइड किया था ना, अटेम्प्ट। अभी रिसेंटली मैं अगर आपको बात बताऊँ, ऐसे भी केस आते हैं। सो देयर वाज अ हस्बैंड जिसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, ठीक है। और जो लेडी थी, हाँ, वो लेडी ने कहा कि जिसके साथ चल रहा था, उसने बोला कि यार यू शुड मैरी मी नाउ एंड अपनी वाइफ को छोड़ दे। वो बोला यार कैसे छोड़ दूँ, वाइफ भी और एक बच्चा भी, मैं बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, वाइफ को छोड़ देता, मैं बच्चे को नहीं छोड़ सकता। बच्चे को तो रख लेगी? बोला नहीं, ऐसे कैसे रख लूँगी। और मोस्टली केसेस में यही होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और इन सब में कि बच्चे की कस्टडी जो है मदर के पास जाती है। तो उसने क्या किया, उस लेडी ने, जो एक्स्ट्रा मैरिटल जिसके साथ चल रहा था, उस लेडी ने अपने लवर को बुलाया, और इन द मीनवाइल उसने टाइमिंग देखा कि उसकी वाइफ भी बाहर गई हुई है, और उसने शी किल्ड दैट बॉय उसके घर जाके, और बेड के ड्रॉर में छुपा दिया उसको, मार के, छोटा बच्चा था, बेड के ड्रॉर में छुपा दिया। जब वो पता चला उसमें से वो ब्लड के और वो निकले और इस टाइप से करके, तो ये इस तरह के भी वो चल रहा है क्योंकि उसको किसी बाबा ने बता रखा था कि अगर तू उसको किल, इफ़ यू विल किल हिम, तो तुम्हारी शादी पक्की है। अरे बाप रे। तो इस लेवल का भी, इस स्तर पे भी लोग आ चुके हैं सर। और मोस्टली मर्डर केसेस में लव ट्रायंगल का एक बहुत अच्छा खासा, एक मैंने पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने देखा है। अभी रिसेंटली एक केस है, हालांकि वो क्लाइंट अभी है, बट वो केस 5 साल पहले का है, लेकिन अभी तक वो जेल में है। उस बंदे ने मारा भी नहीं। क्या हुआ, उसके बड़े भाई का किसी के साथ अफेयर था, और जिसके साथ अफेयर था उस लेडी ने उसके बड़े भाई को किसी चीज़ से आके ऐसे बुलाया, एक दिल्ली में एक जगह पे, और वहाँ पे उन दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। जो लेडी थी उसका हस्बैंड आ गया, उन आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, एंड दैट मैन किल्ड दैट बॉय, किल्ड दैट हस्बैंड ऑफ दैट वाइफ ऑफ दैट गर्ल। और ये हो गया। अब उसको पता भी नहीं था, ही वॉज नॉट इवन ए पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, ही वॉज नॉट इवन ए कॉन्स्पिरेटर। मर्डर के केसेस में क्या हो रहा है, क्राइम एक बंदा करता है, पकड़े 10 जाते हैं, समझ रहे हैं सर, ये बहुत बड़ा वो है। और फिर उन बाकी 9 लोगों को ये बताते बताते महीने बीत जाते हैं कि सर हमारी लोकेशन निकलवा लीजिए, हम मौकाए वारदात पे मौजूद भी नहीं थे। राइट। इससे क्या हो रहा है, स्पीडी प्रोसेस जो होना चाहिए केसेस का, वो बहुत कम हो रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। राइट। इसलिए फाइल्स पे फाइल्स चढ़ती जा रही है, पेंडिंग शो चल रही हैं, और जिन 10 बंदों में से 10 को पकड़ा, वो सारे के सारे जेल में बंद हैं, उनकी जवानी खराब, उनका फैमिली खराब, उनका करियर खराब। राइट सर। तो एक बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक सिर्फ किसी घर का एक बच्चा अंदर जाता है तो ये समझ लो सर एक घर नहीं जाता, पूरा का पूरा घर अंदर जाता है। लोगों के घरों में चूल्हा तक नहीं जलता, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। और इनोसेंट, जिनका कोई कसूर ना हो, या फिर जो उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट भी ना हो। तो ऐसे भी चीज़ें हैं सर जो हमें देखने को मिलती हैं। तो कहाँ पे लैकिंग है सिस्टम, मतलब वेयर इट इज़ लैकिंग? एक तो आपने कहा स्पीड पे, तो क्या सरकार कुछ करती है इस पे? आर दे टेकिंग सम स्टेप्स कि एटलीस्ट इनोसेंट लोग ना जाए? देखिए सर, वो तो आपका एक इन्वेस्टिगेशन का एक वो ज़रिया है, आप इन्वेस्टिगेशन होएगी प्रॉपर और उन सब में है। बट हाँ, सरकार को, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की भर्ती कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस मैन को रिक्रूट कीजिए, क्योंकि एक हैसल फ्री वर्क और एक फ्रिक्शनलेस चलने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है पूरे इंडिया में, और 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया में। अरे बाप। और जिनको कंप्लीट करने के लिए, जिनके ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स के लिए सिर्फ 30-35 हज़ार जजेस हैं। 30-35 हज़ार जजेस हैं। दिल्ली पुलिस 5 में करोड़ केसेस हैं। दिल्ली पुलिस में पुलिस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको छुट्टी लेनी पड़ती है थाने में बैठ के काम करने के लिए, फिर भी वो घर नहीं जा पाते, जस्ट बिकॉज उनका काम इतना ज़्यादा पेंडिंग है और काम आने लग जाता है। तो छुट्टी लेके भी घर नहीं जाते अपने बीवी बच्चों के पास, वहीं पे थाने में रह के अपनी पेंडिंग फाइल्स कंप्लीट करते हैं। तो सर ये आप इस चीज़ को समझिए ना। और एक वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट मशीन्स। हम कहाँ से इतना काम कर पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी लैक करेगी। सो ट्रू। राइट। फिर एफिशिएंसी, अब मेंटल वही हेल्थ चीज़ें हैं। अब भी खराब होगी। प्रोसेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि क्राइम किया किसी दूसरे स्टेट में, उसको वहाँ पे जाने के लिए बाद में एड्रेस वेरीफाई तक करना पड़ता है। अब सपोज अब मैं दिल्ली से मुंबई आ रहा हूँ सर आपके पास, राइट। अब मुझे एक सिर्फ एड्रेस वेरीफाई करने के लिए मैं वहाँ से यहाँ आया, यहाँ से वहाँ हुआ, मेरा फटीक कितना हुआ, मेरा खर्चा कितना लगा, मेरे को कितना प्रॉब्लम हुआ, बंदा यहाँ पे उनके एड्रेस वेरीफाई हुआ या ना भी हुआ, दैट इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर।
थोड़ा और मैन पावर लाने की ज़रूरत है ताकि और एफिशिएंट हो जाए सिस्टम, क्योंकि इंडिया कंट्री इतना बड़ा है एक तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। Population इतनी ज़्यादा बिग है। पॉपुलेशन Correct, इज is देयर। और कौन से आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो रिसेंटली बहुत ऐसे क्राइम्स आते हैं जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, कि व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, फिर आप थोड़ी देर बात करते हैं, फिर कुछ बैंक से पैसा निकाल ले जाते हैं। सो ये सब क्या चल रहा है मतलब? सर देखिए, ये सब है एआई का कमाल। एआई से पहले भी अगर मैं आऊँ टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतने ज़्यादा क्राइम्स बढ़ेंगे, और जो कि बढ़ने भी लग रहे हैं। चाहे आप एनी डेस्क के थ्रू, मैं आपके पूरे लैपटॉप का कोड के थ्रू मैं पूरे लैपटॉप का एक्सेस लेके आपके बैंक अकाउंट के अंदर घुस के आपको पूरा फंड्स निकाल सकता हूँ, फंड्स ट्रांसफर किए बिल्कुल जा कर सकते हैं। सकता हूँ। एड्राइट, क्विक सपोर्ट, कई सारे ऐसे इस टाइप से आ रखे हैं। एआई के थ्रू वीडियो क्लोनिंग, वॉइस क्लोनिंग। अब आपको कॉल आएगा एक आपके किसी भी भाई से या मॉम डैड से या किसी से भी, कि बेटा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आप मेरे उसमें ट्रांसफ़र करवा दो, मैं कहीं बाहर हूँ और मैं फंस गया और एटीएम नहीं चल रहा है, कार्ड नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आरटीजीएस नहीं हो रही है, कुछ भी। आप कहेंगे कि ठीक है जी मैं भेजता हूँ। ऑलवेज क्रॉस कन्फर्म दैट, क्योंकि वो वीडियो क्लोनिंग या वॉइस क्लोनिंग के थ्रू आपको एक अननोन नंबर से कॉल आएगा, आप ही का किसी आदमी बन के। आपको नहीं पता सामने साइड कौन है, आपको एक अननोन नंबर से कॉल आएगा। द मोमेंट यू विल पिक इट अप, और वो 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर कट जाएगा। आपको 20 मिनट आधे घंटे के बाद आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो आएगी जिसमें चेहरा आपका होगा, योगेंद्र जी, लेकिन शरीर जो है आपका वो किसी और का, कोई भी न्यूड पिक्चर है, कैसा भी कर देंगे। एंड देन दे विल आस्क यू टू सेंड 50,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, जितना भी, कि अदरवाइज हम इसको वो कर देंगे। सिंस यू आर स्टार ऑन सोशल मीडिया, आप एकदम से सोचोगे यार मेरी पूरी इमेज टार्निश हो जाएगी, राइट। आप कहोगे भाई अकाउंट नंबर दे, वो करता हूँ, वीडियो डिलीट कर। और ये सबसे बैड टैक्टिस है, आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जब आपके पास जैसा भी कभी ऐसा कोई भी कॉल आता है जिसको आपको कोई भी धमकी दे रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको सिर्फ एक बात बोलने का, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं उखाड़ सकता, उल्टा फंसेगा। और अगर किया तो नहीं, उससे पहले वो आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड सर्कल में 5-7 लोगों, 10 लोगों को वो वीडियो भेजेगा भी, और फिर वो आपको कॉल करेंगे, भाई ये क्या चल रहा है राठौर साहब। आप फिर डर जाओगे, यार ये तो मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पब्लिक मीडिया पे जाके बहुत नेक्स्ट लेवल वो कर देगा। ऑलवेज फाइल अ कंप्लेंट, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए दे दिए, वो आपसे 2 दिन या 5 दिन बाद 1 लाख फिर मांगेगा। एक बार दे दिया तो एक बार दे दिया तो दे दिया सर, वो कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं शूट कर रहा था एक पॉडकास्ट दुबई से, रिजवान साजन, अगर आपने नाम सुना हो तो। रिजवान साजन डेन्यू प्रॉपर्टीज़ है, बहुत बड़े बिल्डर हैं दुबई के, वन ऑफ द टॉप रियल इस्टेट बिल्डर है। तो वो एक केस ऐसा बता रहे थे कि जिसमें किसी ने उनके किसी रिलेटिव को कॉल किया, रिजवान साजन बन के कॉल किया, और कॉल करके उससे 1 लाख दिराम ले लिए, ट्रांसफ़र करवा लिए, ट्रांसफ़र बिना कंफर्म किए ट्रांसफ़र करा लिए। और फिर बाद में कॉल करके और उनसे 2-3 दिन बाद पूछा करा, तो फिर पता चला कि भाई मैंने तो कोई कॉल ही नहीं किया, मैंने तो कोई ट्रांसफ़र मांगा ही नहीं है। फिर बाद में चेक किया अकाउंट नंबर वगैरह, तो कोई और ही था, रैंडम इंसान था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक चीज़ है सर, अगर ये नुकसान उतारने पे पहुंच जाए ना, बहुत नेक्स्ट लेवल नुकसान कर सकती है, इतना डैमेज कर सकती है टू द ह्यूमन सोसाइटी एंड ऑल, जो आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके बोलने से तो रिलेटेड है ही है, वो आपके ब्रेन से भी कनेक्टेड है। अगर आप सोच रहे हो ना सर कुछ कि ठीक है, मतलब कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड, आपको अपने ऐप्स के थ्रू, आपको अपना फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू ये पता चल जाएगा कि मैं ये सोच रहा था। आप कोई भी बुक सोच लो, वो कहीं ना कहीं अमेज़ोन से वो रिलेटेड आ जाएगी। मैं और मेरे डैड एक दिन बात कर रहे थे कि भाई कौन सी गाड़ी बढ़िया, कौन सी लेनी चाहिए, MG हेक्टर या टाटा हैरियर, इस टाइप से बात कर रहे थे। आधे घंटे के बाद सर मैंने अपना फेसबुक चलाया, ऐड दिखने लग गया। हाँ, ऐड आने लग गया उसका। तो मतलब किस तरह से कैच करता है आपकी चीज़ों को। इवन दे हैव एक्सेस टू अवर माइक्रोफोन, दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, माइक्रोफोन, गैलरी, एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके क्लॉक अलार्म जो होता है उस तक एक्सेस है आपका। मैं अभी 2-3 महीने पहले बात है, जब समर वेकेशंस थे, तो मैं थोड़ा सा सोचा कि मैं सुबह आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, थोड़ा मोटिवेशन आया, थोड़ा रनिंग वनिंग और ये सब स्टार्ट करूँगा सुबह भी। तो मैं एक दिन उठा, क्योंकि मैंने अलार्म 5 बजे का लगाया, अगले दिन फिर उठा 5 बजे का अलार्म, तीसरे दिन मेरे हौसले थोड़े से परस्त हो गए और मैं वही 9-10 बजे उठा। उठते मैंने फ़ोन चलाया, यूट्यूब वगैरह चलाया कि उठूँगा आराम से। सबसे पहले टॉप पे आया
सुबह 5 बजे उठने के फ़ायदे। यूट्यूब को कैसे पता कि मैं सुबह 5 बजे, क्योंकि वो मेरे अलार्म से कनेक्टेड था, राइट। और वो उससे कैप्चर कर रहा था कि ये बंदा 2 दिन से उठ रहा है, तीसरे दिन इसको जोश जगाओ और इसको 5 बजे उठाओ। तो ये AI इतनी खतरनाक चीज़ है। So true. They are tracking every activity, कनेक्ट कर behavior, interest, जैसे सब अभी कुछ ट्रैक करते हैं। पीछे से पेगासस और वो सब आए थे, आपने देखा होगा, वो एक्सट्रीम लेवल है। उतना भी नॉर्मल सोसाइटी में आ जाएगा आने वाले 10 साल में। एंड देख लेना सर, आपका फ़ोन आपका सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। आपका फ़ोन कहाँ रखा है, उसका जो आपका कैमरा चालू है, वॉइस रिकॉर्डिंग चालू है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, सब कुछ है, सब कुछ है उनके हाथ में होगा साइबर फ्रॉड्स के। लवली। सो कई बार ये इतने सारे केसेस हैंडल करते करते कई बार ऐसे क्राइम बार बार जब सबकॉन्शियस पे हिट हो और आप बार बार देखें, तो हाउ डू यू डील विद दिस? क्या आपको भी इम्पैक्ट करता है जब इतना आप क्राइम सुनते हैं, जब एक तरीके से एक क्लाइंट की तरह ना देख करके एक मानव को देख रहे हैं हम कि एक मनुष्य ऐसा हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये टेंडेंसीज हो सकती हैं, तो डज दैट इम्पैक्ट यू? आपको इम्पैक्ट करती हो? करती तो है सर, आखिर हम भी तो इंसान हैं। और जब हम एक्चुअल लाइफ में ये सब होते हुए देख रहे हैं, अभी एक रिसेंटली केस की बात अगर मैं बताऊं, उस बंदे ने उसको 35 से 37 बार उसको स्टैब किया। 35 टाइम्स अगर आप किसी को स्टैब कर रहे हो तो आप इतने खूंखार हो गए कि आपको किसी का डर नहीं है, क्या लॉ, क्या कानून, क्या पुलिस, क्या जुडिशरी, और आप उसको लगातार स्टैब करते जा रहे हो बशर्ते आप ये भी नहीं देख रहे हो कि उसके शरीर का कौन सा पार्ट है। आप उसको चेस्ट में मार रहे हो, आप उसको गले में मार रहे हो, आप उसको फेस पे मार रहे हो। अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, तिहाड़ जेल में गैंग राइवल्स जो थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई और देयर वाज दिस वन पर्सन जिसको टारगेट किया गया। वो खुद भी एक गैंगस्टर ही था। तो उन्होंने क्या किया, जेल में जो कैंटीन से चम्मच ले गया है, उस चम्मच को पत्थर पे रगड़ा। वो इतनी देर तक रगड़ा कि वो जो चम्मच थी वो काफ़ी शार्प हो गई। एंड देन दे यूज दैट स्पून एज एन ऑब्जेक्ट टू किल दैट पर्सन। तो आप ये समझिए कि वेपन किसी भी चीज़ को बनाया जा सकता है। तो इतना ज़्यादा होता है। तो सर ऐसे इंस्टेंसेस अगर हम सुनते हैं और अगर हम उनको अपने सामने बैठे देखते हैं, या तो वो विक्टिम हो या फिर करने वाला हो, जो एग्रीड पार्टी हो, या फिर जो जिसने क्राइम किया हो। तो अगर हम ऐसा देखते हैं तो देखो, दिल तो हमारा भी हिलता ही है कि यार, अब जो कभी से फिल्मों में देखा, कभी से ऐसे देखना है जिसको हमने सोचा है कि एक सुपर चीज़, ऐसी भी चीज़ होती होंगी, जब वो एक्चुअल लाइफ में देखते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है। मतलब देन हाउ डू यू डील विद इट? क्या कोई प्रैक्टिसेस हैं जो आप करते हैं? प्रैक्टिसेस तो ऐसा नहीं है, दिमाग को सुलझाते हैं, बहलाते हैं। आई एम एथलीट ऑल्सो, आई गो फॉर रनिंग कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं। हाँ, वॉक कर लेते हैं, ठीक है। अब तो खैर इतना ज़्यादा नहीं होता, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता था, अब तो इट वाज लाइक नॉर्मलाइज हो गया है, थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने लग गया है। अब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में तो होता था कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी किया उसने। तो जब इतनी हैक्टिक लाइफ चलती है, तो कभी अगर बर्नआउट हो या स्ट्रेस महसूस हो तो कैसे डील करते हो उससे आप? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल ब्रेक लेता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, दोस्तों के पास चला जाता हूँ, थोड़ा हाँ चिल ठीक है, अब इतना और ज़्यादा नहीं है। जब बहुत बर्नआउट हो जाता है तो मैं क्या, नाउ आई हैव टू गिव सम टाइम टू मी। कोई मेडिटेशन या कोई एक्सरसाइज या कुछ आपके रूटीन में रहता है? मेडिटेशन मैं करता नहीं हूँ, मुझे करना चाहिए। मेडिटेशन करने का टाइम ही नहीं मिलता। कई बार तो ये होता है, मेडिटेशन मैंने सोचा बहुत है लाइफ में करूँगा, मैं करने जाता हूँ, इधर उधर ध्यान चला जाता है, अरे आज ये केस की फाइल लगी, अरे ये लगा, अरे उसमें क्या, फिर वो नहीं हो पाता मेडिटेशन। मेरा मेडिटेशन फिर वो फाइलों में या क्लाइंटों के बीच ही हो जाता है, वही निकल जाता है, वहीं पे चलता है, वहीं पे ही है जो कुछ है। तो आपने किताबें भी लिखी हैं, तो ऑथर की जर्नी कैसे चालू हुई आपकी? हाउ यू स्टार्टेड राइटिंग? मेरे जो गुरु भी रहे हैं, मेरे जो जिनसे मैंने लॉ की ABCD सीखी, हाँ, दानिश हसनैन जी अभी ADJ हैं बुलंदशहर, तो उनसे ही मैं 2012 से सर मैंने उनसे क्लैट के लिए मेरे को पढ़ाया। क्लैट क्लियर हुआ, उसके बाद सिम्बाइसिस क्लियर हुआ, इधर गए। फिर मैंने 4th 5th ईयर में आगे उनसे जुडिशरी कोचिंग ली। फिर जुडिशरी में मेरा जाने का उतना नहीं हुआ। मैं क्या, इट्स बेटर टू बी अ गुड लॉयर रादर देन अ बैड जज। तो मैं क्या, वकालत ही ठीक है। फिर उन्होंने एक बुक लिखी और उन्होंने मेरे को काफ़ी प्रेरित किया कि सागर छोटे, तेरे को भी लिखनी चाहिए, तेरे में है वो पोटेंशियल, तू कर।
और सर उनसे देख के इतना मोटिवेशन मेरे को आया कि मैं क्या यार सर ने लिखी है ना, मुझे भी लिखना चाहिए। हाँ, और सर के फिर जो इनपुट्स मिले और सर ने जो बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, वो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा, उस चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की और इस तरह से मैं मोटिवेट होके मैंने लिखा। अभी एक 3rd बुक भी आ रही है मेरी हाँ शायद 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। ये सब कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो जितना भी है क्लैट उससे रिलेटेड आप लिखते हैं? उससे रिलेटेड, या फिर आपके इंडिया में कोई भी लॉ एग्ज़ाम हो, कोई भी लॉ एग्ज़ाम, चाहे वो क्लैट, सिम्बायोसिस, NLU दिल्ली, मैशीदैन MDU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, आपका हर एग्ज़ाम उस बुक को पढ़ के निकल सकता है। मैंने उसको स्ट्रक्चर्ड इस तरीके से किया है, डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि कोई भी आने वाली यंगर लॉयर जनरेशन लॉ से वंचित ना रह जाए किसी भी चीज़ के डिफेक्ट से। क्योंकि जब मैंने जब 2014 में सर एडमिशन लिया 2014 में, तब कहाँ यूट्यूब होते थे, इतना ज़्यादा चलन में नहीं था। वो 1 GB आता था 400 रुपये का एक डोंगल में। इंटरनेट ही बहुत एक्सपेंसिव था। यूट्यूब पे सर्च भी करने लगते थे क्लैट तो लिखा आता था उप्स, वट एवर यू आर ट्राइंग टू सर्च इज़ नॉट अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो हम जिस चीज़ से वंचित रहे, मैं नहीं चाहता मेरी आने वाली जनरेशन उन सब से रहे। इसलिए सर मैंने रिसेंटली एक चैनल भी स्टार्ट किया है, वकालत इनसाइट्स, जिसमें वकालत की बारीकियों के बारे में मैं बताता हूँ। ओके। कि सिर्फ यंगर लॉयर जनरेशन ही नहीं, जो कॉमन मैन है, जो अलग अलग फील्ड से हैं या जो भी हैं, हर बंदे को लॉ के बारे में पता होना चाहिए। यस, इट्स इम्पोर्टेंट। कई बार जस्ट जानकारी ना होने की वजह से कई बार लोग आपके साथ में गलत व्यवहार कर जाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि एक टाइम की बात है कि मैं अहमदाबाद में ही था, रात को कहीं यूँ ही निकले थे चाय वाय पीने के लिए, तो गाड़ी एक जगह पे रखी, चाय पी, 1-1:30 बजी होगी कोई, तो उतने में एक कोई पुलिस वाले आए और आकर कहते हैं गाड़ी यहाँ पे क्यों है, चाबी दो मुझे। मेरे से चाबी ले ली और फिर बाद में पैसे मांगने लगे। बोले गाड़ी उठाएंगे आपकी, ये करेंगे, जबकि वहाँ कोई नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है और भी गाड़ियाँ लगी पड़ी थी। एंड दे समहाउ धमकाने लगे, गाड़ी ले ली, गलत तरीके से बात करने लगे, जिसमें से एक तो ड्राई स्टेट है लेकिन वो खुद पिया हुआ था जबकि, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से करके फिर अल्टीमेटली जैसे तैसे करके कुछ रुपए उन्होंने लिए और रुपए ले करके उस चीज़ को किया। लेकिन अब उस समय अगर कुछ जानकारी होती, मुझे कई बार सिंपल ट्रैफिक में पकड़ लेते हैं कई बार कि आपको कई रूल होते हैं कि भाई आप 24 आवर्स में बता सकते हो कोई पेपर, ये जानकारी ना होने के कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। तो आई थिंक एक आम इंसान को पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। इसमें यह भी है सर, मेरा जो मेन मोटिव है इसके पीछे, लॉ में एक बात लिखी हुई है कि हर भारतीय नागरिक को कानून के बारे में पता होना चाहिए। सही बात। अगर आप किसी भी चीज़ में पकड़े गए तो सर आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि सॉरी माय लॉर्ड्स, मुझे नहीं पता था कि ये भी कुछ क्राइम होता है। हाँ, क्योंकि इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज नो वन। ओके। आप कहीं पे किसी भी चीज़, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में पकड़े जाए, बेशक आप एक कॉमन मैन है या आप किसी भी डिफरेंट फील्ड से हो, आप लॉयर नहीं हो, फिर भी आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे इस कानून के बारे में पता नहीं था। हेलमेट लगाना चाहिए, मुझे पता नहीं था। हाँ, पता नहीं था। अब ठीक है, वो भी क्राइम तो है ही। नहीं निकल सकते आप। करेक्ट। अभी कल ही न्यूज़ थी, वो एक बंदे को रेप के केस में 7 साल की सज़ा करी उसने, और उसका अच्छा व्यवहार था तो उसे छोड़ दिया, और उसने फिर अभी एक बच्ची का रेप कर दिया, माइनर गर्ल। 4 साल की बच्ची का किया था पहले, और अभी एक माइनर का 7 साल की बच्ची का कर दिया है। तो यही तो साइकोपैथ की एक सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। ऐसे ही तो होते हैं सर। तो इस पे आप लोग क्या अपने केसेस में कैसे इन चीज़ों पे डील किया जाता है? जैसे कई मूवीज़ में बताते हैं कि अपने क्लाइंट को प्रूव करने के लिए कि ये स्किज़ोफ्रेनिक है या इसको ये मेंटल डिसऑर्डर है, तो बचाने के लिए कई लोग ये जो पैतरे खेलते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? देखो, उसमें फिर मेंटल डिस्ट्रेस और ये सारे इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। बट जुडिशरी जो है ना सर, जुडिशरी बहुत स्मार्ट है और जुडिशरी अपने हिसाब से करती है। चाहे इन ऐसे केसेस में ऑल द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स जुडिशरी, बहुत अच्छे से और बहुत सोच समझ के वो करती है, और पूरा मेडिकल रिपोर्ट से लेके सारी चीज़ें मंगवाई जाती हैं कि वाकई में ही सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसऑर्डर और नॉट। तो उस चीज़ में मैं पूरी इज्जत करता हूँ कि वो हर चीज़ को बहुत देख समझ के परख के फिर उसके ऊपर कोई भी जजमेंट लेके आते हैं। राइट। कभी आपके खुद के बाइसेस कभी आते हैं क्लाइंट के साथ में, क्लाइंट सेलेक्ट करते समय कभी ऐसा होता है कि अगर कुछ आइडियोलॉजी मैच ना हो, तो क्या आपने
ऐसे क्लाइंट्स रिजेक्ट किए, भले ही मोटा पैसा दे रहा था आपको, लेकिन आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी कहीं, या आपका, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की आपने शुरुआत में बात करी कि आपको प्रोफेशनल होना होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे सेंसिटिव होते हैं, जैसे सपोज़ कोई रैपिस्ट है और आपको पता चल गया कि ये करके आया है, सो वुड यू डिफेंड सच पर्सन? जिस दिन इस वकालत की दुनिया में मैंने कदम रखा था ना सर, उस दिन एक प्रण मैंने लिया था कि 3 लोगों के केसेस कभी नहीं लूँगा। एक रेपिस्ट, चाहे वो मेरे को कितने भी करोड़ों दे दे, मैं नहीं लूँगा जी। दूसरा डाउरी डेथ, जिसने डाउरी डेथ की हो, जिसने दहेज के नाम पे जला दिया हो, मार दिया हो, करंट लगा दिया हो, ये सब कर दिया हो। तीसरा एसिड अटैकर। एसिड अटैकर को सर मैं कभी सेव नहीं करूँगा, चाहे वो मेरे को आके कितना भी कुछ भी करे, कैसे भी कन्विंस करे। एसिड अटैकर का मतलब ये है कि आप एक इतने खूबसूरत इंसान को आप जला रहे हो, आप उसके चेहरे पे डाल रहे हो, आप उसके कहीं पे जो भी है, उसकी वो बंदा जो है वो तो जीते जी मर जाता है, उसको अपनी पूरी लाइफ उस चीज़ के साथ चलानी पड़ती है। तो ये मेरे उसूल है सर, ये मेरा ज़मीर है, इसके खिलाफ तो ना तो मैं जा सकता, ना मेरे को कोई भी चीज़ कंपेल कर सकती कि मैं इसके खिलाफ जाऊँ। क्या बात है जी, आई थिंक दैट शुड बी देयर इन मैनी पीपल, राइट? तभी वो एक एथिक मोरल का, आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो सकता है, कि एक और फियर का कारण बन सकता है उन लोगों में कि नोबडी इज गोइंग टू कम एंड डिफेंड मी। करेक्ट, राइट जी। सो यहाँ पे आपने अभी डाउरी की बात की, तो आप जैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस होती हैं या जो फैमिली क्राइम होता है, कई बार हम एक मैरिटल रेप की बात सुनते हैं, कई बार अफेयर्स की बात सुनते हैं, तो इस पे थोड़ा सा और कुछ नॉलेज आप दे सकें तो क्या राइट्स होते हैं, क्या राइट्स नहीं होते हैं, कैसे आवाज़ उठाई जा सकती है, स्पेशली जो फैमिली क्राइम चलता है? ये सर तो ये जो आपने अभी 3-4 चीज़ें बोली, ये आज के दिन एक पूरा एक कंप्लीट पैकेज बन के आता है। ओके। अगर कोई हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो रहे हैं तो मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस भी लगाएगी, डाउरी का केस भी लगाएगी, और सिर्फ हस्बैंड पे नहीं, पूरी की पूरी फैमिली पे। अच्छा। बूढ़े बूढ़े लोग सर मैंने अंदर जाते देखे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग मैंने पूरा दिन कोर्ट में थाने कचहरियों के चक्कर काटते देखे, जस्ट फॉर नो रीज़न। मैं अगर आपको एक केस था, उस टाइम मैं प्रैक्टिस में नहीं था, उस टाइम मैं इंटर्न था जब का वो केस है, और याद इसलिए क्योंकि वो जो दोस्त है वो दोस्त ही है। अब एक लड़की की शादी हुई उसके बड़े भाई से, मेरे दोस्त के बड़े भाई से। अब हम सेम ऑफिस में थे एज एन इंटर्न, ये बात है वे बैक। तो उसने बताया, बोला यार भाभी आई और शादी हुई थी बड़े भाई की, और आते ही उन्होंने विदिन 4 months उन्होंने 3 फॉरेन ट्रिप्स किए। बोली मुझे तो दुबई जाना है, मुझे सिंगापुर जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, ठीक है कोई नहीं। बोला आते यार डाउरी का उन्होंने चार्जेस लगा दिए, और उसने मेरे दोस्त तक क्या लगा दिया। बोला भाई मैं तो पूना पढ़ता था, मैंने तो आज तक मेरी तो भाभी से बात ही 1-2 बार हुई होगी, वो भी भाई से कॉल किया था, भाई ने हेलो हाय भाभी हुई होगी। बोला मैं कहाँ से डाउरी मांग लूँगा यार, वो मतलब इंडिया ही नहीं रही, इंडिया आते ही उसने उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए। और डाउरी के चार्जेस सिर्फ उस पे नहीं, उसके मम्मी पापा और बहन तक, और बहन के हस्बैंड, मतलब उस लड़के के जीजू तक में वो चार्जेस लग गए। वो बोला भाई मैं तो शादी में भी ऐसे आया था, बस मेरा तो कुछ पता ही नहीं था, मैं कहाँ से डाउरी मांगूंगा। लेकिन इस चीज़ में सर एक चीज़ आज के दिन बड़ी अच्छी है, जजेस काफ़ी लीनियंट होने लग रहे हैं इस चीज़ पे। आज के दिन रगड़ा सिर्फ हस्बैंड को लगता है। अच्छा। जो और फैमिलीज होती है और जो और फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बच जाते हैं। इसमें ऑल हेड्स ऑफ टुवर्ड्स जुडिशरी कि वो इतने समझती है कि हाँ, और अगर उनको एविडेंट लगता है तो वो लपेटते हैं सबको, अदरवाइज तो दे आर वेरी लीनियंट नाउ डेज। तो ये सब है। रही आपने जो क्वेश्चन कहा कि मैरिटल रेप के बारे में, उसके बारे में सर अभी तक लॉ पास हुआ नहीं है। ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें हस्बैंड को कुछ बहुत बार हो सके। बहुत बार पार्लियामेंट में उठा है, लेकिन अभी तक पास नहीं किया गया है। मेरे हिसाब से पास होना चाहिए। ओके। हाँ, देखिए मैं जो बताऊंगा सर काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है फिर, बट अगेन दीज आर माय पर्सनल व्यूज एंड पर्सनल डिस्क्रिप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैरिटल रेप को लीगलाइज कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन बशर्ते उसमें काफ़ी सारे लूपहोल्स हैं, उन पे काम करके। देखिए एक हस्बैंड और वाइफ हैं, दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ टुगेदर। एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ रात को आए, they had a wonderful time with wine and all, and they had slept, and next morning
व्हेन दे वोक अप द वाइफ एक मैसेज देखती है हस्बैंड के उस पर, गुड मॉर्निंग हनी बेबा एंड इस टाइप से करके कुछ भी, और वो फ्यूरियस हो जाती है और वो सीधा हॉस्पिटल जाती है, मेडिकल कराती है और उसके ऊपर रेप का एलिगेशन लगा देती है, मैरिटल रेप का। एक रात पहले हुआ जो था दैट वाज कंसेंशुअल, लेकिन अगले दिन उसकी स्थिति क्या बदल गई कि दैट इज अ मैरिटल रेप। राइट, हाउ विल यू डील विद दीज काइंड्स ऑफ केसेस? और सबसे बड़ी बात, ऐसा होगा मिसयूज ऑफ पावर होगा फिर तो। मिसयूज ऑफ पावर है ही सर, और जहां तक आप ये लॉ पहुंचाना चाहते हो वहां तक वो पहुंचेगा नहीं। कहाँ होता है सब कुछ ऐसा, आप बताइए सर, ऐसा सारी चीज़ें कहाँ होती है? इतना लैक ऑफ अवेयरनेस कहाँ है? रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरिया, रूरल एरियाज़ तक ये लॉ पहुँचेगा नहीं, क्योंकि गांव की लेडीज़ जो होती हैं वो इतनी अवेयर नहीं होती है। वो सर तो मैं खुद गांव से आता हूँ, रोहतक के मायना गांव से, सर मैं खुद गांव से आता हूँ। हमारे गांव में और आसपास के गांव में कोरट बोलते हैं, कोरट। सेम, मैं खुद भी रीच मालिया गांव से आता हूँ। अरे कोरट कौन जाएगा? हाँ, कोरट कचहरियों के चक्कर कौन काटेगा? उस लेडी को जिसको एक्चुअल में नीड है, जिसका हस्बैंड रात को दारू पी के आ रहा है और उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, और वो बेचारी सारा अत्याचार सहन कर रही है, जिसको उस लॉ की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस तक वो पहुंचेगा नहीं। कोई चांस नहीं पहुंचेगा किस तक? जो महानगरों में, मेट्रो सिटीज में, जो वेल एजुकेटेड हैं, जो उसका मिसयूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इस चीज को आपको सबसे पहले एक बेलेबल ऑफेंस बना देना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसी कुछ आती है तो तुरंत पुलिस बेल मिल जाएगा, जिसमें सब इंस्पेक्टर लेवल के आदमी का, सब इंस्पेक्टर के लेवल के आदमी जो है उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, या SHO या इंस्पेक्टर लेवल के आदमी उसमें इन्वेस्टिगेट करें। दूसरा, उसको कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाएं कि एक बार चलो ठीक है, गलती हो गई या झगड़ा हो गया हस्बैंड वाइफ में, एक बार एमिकेबली अगर वो किसी सॉल्यूशन पे उतरते हैं या कुछ उस पे आते हैं, क्या कोई काउंसलर दे सकते हैं उन्हें? या एक काउंसलर अपॉइंट कीजिए आप कि यार कोई लीगल काउंसलिंग दी जाए ऐसे केसेस में, पनिशमेंट के बजाय कोई लीगल काउंसलिंग दी जाए, ऐसा कुछ। एंड इट शुड बी ट्राइबल बाय द सेशन जज। ओके, मेरा ये ऐसा मानना है। और भी सर, अब इस पे देखो, मैं तो एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ। अब ने हमारे ऑल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स MPs, MLAs एंड एवरीवन जो वहाँ पे लॉज पास करते हैं, MPs एंड ऑल, लोकसभा राज्यसभा में जो जाएगा पूरा हमारे प्रेसिडेंट साहब की एसेंट से पूरा होगा, उससे बेस्ट वो हमारे लिए जो भी लेंगे सब बेस्ट डिसीजन लेंगे। बट हाँ, हम तो क्या है ना, वो थोड़ा आहुति तो डाल ही सकते कि हमारे व्यूज अगर उस पर लिए जाए तो सही है। बहुत सारे लोगों के, क्योंकि ये आप तो भी एक सिटीजन तो है ही। बिल्कुल ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन आल्सो गिव योर पॉइंट एज वेल। जी, लवली। प्रोडक्टिविटी के लिए क्या कुछ फॉलो करते हैं दैट दिन भर प्रोडक्टिव रह सकें? उसके लिए आर यू फॉलोइंग समथिंग? नॉट फॉलोइंग एज सच, बट प्रोडक्टिविटी सर बताऊं क्या है, जब आप प्रोफेशन में होते हो ना, और जब आपका पूरा दिन कोर्ट कचहरियों में निकलता है और आपका पूरा दिन इन सब से घिरा रहता है, तो ये सारी बातें ना बड़ी, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है। आप बोल रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए और सब, लेकिन जब आपकी हेक्टिक लाइफ इतनी हेक्टिक हो जाती है ना, तो इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिल पाता। मतलब एक काम ही इतना ज़्यादा है कि ऑप्शन ही नहीं है प्रोडक्टिविटी के अलावा। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है प्रोडक्टिविटी के लिए। फिर वही बात है, अपना ठीक है, थोड़ा बहुत फ्री टाइम में नेटफ्लिक्स और अमेजोन और ये सब इंस्टा वगैरह यूज़ कर लिया और ये सब कर लिया, वहाँ तक सीमित है। बट ऐसा सच बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी तो नहीं हो पाता है ना। अब ऐसा तो है नहीं। हाँ, लॉकडाउन में मुझे टाइम मिला तो आई वाज लाइक कि मैं थोड़ा खुद को जानूँ पहचानूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं शायरी लिखता हूँ सर। मैं शायरी में मैं थोड़ा ठीक ठाक हूँ। अच्छा, और फिर मैंने स्केच, तो फिर कुछ हो जाए, एक दो शायरी तो फिर सुना हाँ, दो सर। वो अब इम्प्रॉम्प्ट तो ऐसे कैसे, लेकिन हाँ, आपसे मिलने की चाहत थी कभी से और आपसे मिलना भी चाहता था, तो हालांकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इसका अलग हो जाएगा, बट अभी वही माइंड में आ रहा तो बोल देता हूँ। सुना दीजिए। जिसको तुमने चाहा मैंने चूमी उसकी आंखें, जिसको तुमने चाहा मैंने चूमी उसकी आंखें, आज तुम्हारा दीदार हुआ है कैसे चूमूं अपनी आंखें। क्या बात है। क्योंकि सर आपको हमने बहुत पहले से आपको फॉलो करता हूँ, देखा है, और आज आपके समक्ष बैठा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझ रहा हूँ कि थैंक यू। हाँ, आपने मेरे को मौका दिया यहाँ पे आने का। थैंक यू। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बड़ा सही आज नॉलेज मिल रही है लॉ के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का। अभी आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, सो सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई केसेस आते हैं आजकल। मैंने कई बार देखा कि कोई फेक आईडी बना करके, या आजकल ये इतनी सारी एप्लीकेशन डेटिंग ऐप्स होती हैं, टिंडर, और इन पे कोई फेक प्रोफाइल मिला के मिल लेते हैं और मिल करके कोई क्राइम करके चल जाते हैं। तो सोशल मीडिया रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस आपके रहे हो तो, और क्या वार्निंग्स हैं और क्या प्रिकॉशंस हैं जो ले सकते हैं, स्पेशली ये जो
सोशल मीडिया बेस्ड जो क्राइम होते हैं? देखिए सर, जैसे आजकल, जैसा आपने ऐप्स का जिक्र किया, आजकल बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं, टिंडर, बम्बल, ट्रूली मैडली और आपके और भी हिंज वगैरह, और आप डोंट से लेके आपको इतने सारे कैसे पता? मैं वही हाँ, वही नहीं है ना, वो अलग बात है। मैंने आईफिल टावर तो नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ा है ना कि पेरिस में आईफिल टावर नहीं है, मैंने नहीं देखा, वो अलग बात है, लेकिन इतने सारे ऐप्स वगैरह चल रहे हैं ठीक है इतने तो हमें नहीं पता थे। इतने आपको भी नहीं बताते, मुझे तो 2-4 और पता है अब वो आप सोचोगे कि यार ये देख पक्का लेना है। भाई। हाँ नहीं, नॉलेज मैंने बताया, नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। तो इन ऐप्स के थ्रू आजकल बेसिकली दिल्ली, गुड़गांव और अपने दिल्ली एनसीआर में और ये चीज़ देखी गई है कि एक प्रॉपर बिजनेस चल रहा है। लड़का लड़की मिलते हैं ऐप्स के थ्रू, दे गो ऑन डेट्स, एंड उन डेट के बाद जनरली दे आर लाइक कि ओके यू वांट टू लाइक योर प्लेस और माई प्लेस, इस टाइप से जो भी है, दे मैनेज टू गेट इनटू ईच अदर्स प्लेस, जो भी है। तभी क्या होता है, आप बहुत केसेस में ऐसा देखने को मिला है, जो प्रॉपर एक बिजनेस चल रहा है कि लड़की जो है फॉल्स रेप एलिगेशंस लगाती है लड़के पे। गुड़गांव में एक जगह है DLF फेज 3, वहाँ के एक बार एक थानेदार साहब हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि भाई डेली की 3 या 4 फेक रेप फॉल्स एलिगेशंस कॉल्स आती हैं। ओहो। मैं, भाई साहब क्या बात कर रहे हो? बोला भाई यही तो चल रहा है, लड़का लड़की मिलते हैं, लड़की जाती है मेरे साथ ये कर रहा था, वो कर रहा था, अल्लाह निकाल 1 लाख 2 लाख, नहीं दे रहा तो चल। दुनिया लिव इन में रह रही है आज के दिन। लिव इन का एक कॉन्सेप्ट ऐसा चला है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो लिव इन में रहते हैं, जिसमें मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, गलत कुछ नहीं, अगला बहुत दोनों की चॉइस है, चॉइस की बात है। बट इस पे मेरा एक टेक ऐसा रहता है कि माँ बाप को बिना बताए मत रहो, कोई किसी को पता होना चाहिए कि आप रह रहे हो। अभी रिसेंटली लिव इन में इतने सारे बैक टू बैक केसेस हुए, जो श्रद्धा वोलकर वाला जो केस हुआ था, वो जो कितना 35 टुकड़ों में किया था, मैंने काफी फॉलो किया उस केस को, तो इट वाज सो हॉरिबल। सो यस, यू वर सेइंग अबाउट लिव इन। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहली बात, जैसा आपने कहा, किसी को बता के रहो। दूसरी बात, हमेशा एक बैकअप लेके चलो। ठीक है, 2 बंदे एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपस में रहना चाहते हैं, कोई गलत नहीं उसमें, वी आर न्यू वर्ल्ड। बट वही बात है कि मॉडर्नाइजेशन कई बार खतरनाक भी होती है। राइट। अब क्या मालूम, वही मैरिटल रेप जैसा जो केस था, बोथ ऑफ आर लिविंग ए हैप्पी लाइफ टुगेदर इन अ लिव इन, एंड एक दिन लड़ाई होती है और उसने फॉल्स एलिगेशंस लगा दिए, सपोज लड़की ने, या लड़के भी कई बार कुछ बहुत सारे लेवल के क्राइम कर बैठते हैं, जैसा आपने जिक्र किया अभी। तो ऐसे केसेस में आपके पास एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए। अपना व्हाट्सएप बैकअप रखो या किसी भी चीज़ का रखो कल तक, ताकि कल को आप जुडिशरी के बेंच के सामने जाके बता सको कि सर इट वाज ऑल कंसेंशुअल, या फिर सर इफ शी वाज लिविंग विद मी, वी आर डेटिंग ईच अदर। ऐसा नहीं था कि मैं किसी को बाहर से पकड़ के लेके आया था, सर 5-7 महीने से रह रहे थे एक साथ में। तो आपके पास हर चीज़ का एक बैकअप होना चाहिए, जिससे एविडेंस प्रिकॉशंस लेकर के चले। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ में। और कैसे क्राइम आप लोगों ने देखे हैं जो सोशल मीडिया बेस्ड आते हों, केस बिल्कुल वियर्ड हों, जो ऑडियंस के लिए जानना ज़रूरी है? अभी रिसेंटली जैसे एक केस था जिसमें जो नाइजीरियन कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं और जो इंडिया में रह रहे हैं, वो स्पेशली इन तरह के केसेस में पाए गए। एक बंदा है, अपने सामने 4 लैपटॉप लेके बैठा है और उस 4 लैपटॉप से डिफरेंट इंस्टा की अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, फेक अकाउंट्स, और इंस्टा पे अपने आप को ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि वो एक यूके बेस्ड, लंदन बेस्ड डॉक्टर है, और बिल्कुल बड़ा ही स्मार्ट सा, और इस टाइप से आपकी तरह बिल्कुल ऐसे दिखाता है, एक यूके बेस्ड डॉक्टर है और ही इज अर्निंग दैट मच, एंड पूरा उसका जो प्रोफाइल है वो आपको किसी एंगल से फेक नहीं लगेगा। ओके। और वो ऐसा करके मल्टीपल लड़कियों से बात कर रहा है, और 20-25 दिन 30 दिन जितना भी उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो लड़की को अपने जाल में फंसाता है, प्यार के जाल में फंसाता है। फिर उससे वो क्या करता है, उसको एक दिन बोलता है कि बेबी मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ गिफ्ट्स मंगवाए हैं, गिफ्ट्स भिजवाए हैं मैंने लंदन से, और आप उसको कलेक्ट कर लेना। जैसे ही वो पार्सल आता है तो एक कोरियर कंपनी से कॉल आएगा लड़की को कि हाँ जी आपका लंदन से एक पार्सल आया। बोली वो खुश, इसमें 20,000 पाउंड्स है और 1 kg गोल्ड है। अब लड़की तो एकदम से फ्लैट, अरे शी लाइक बेबी ओ माय गॉड यू आर दैट मच। ठीक है, ऐसा होता है।
अब वो क्या कहेंगी वो, लेकिन वो कोरियर सर्विसेज वाले जो हैं इसमें वो फिर कस्टम्स बन के बात करेंगे कि ये हमने कोरियर सर्विसेज है और हमने आपको ये रोक लिया है आपको, फिर वो आपको है ना टू इवेड टैक्स, वो ये कहेंगे कि आपको 50,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। इस तरह से बात करके वो पूरा उसको बहलाते फुसलाते हैं। आप 50,000 रुपीज़ पे कर दो और हम आपको कोरियर आपके घर तक पहुंचा देंगे, ये हमारा कुछ टैक्स का और ये सब का फंडा है, और ये सब करके उसको वो करते हैं कन्विंस। वो हो भी जाती है, वो 50,000 भेज भी देती है। वो कहते हैं मैम ट्रांजेक्शन फेल्ड, अब आप एक बार है ना दोबारा से वो कर दीजिए। अरे यार मैं ऐसे कैसे कर दूँ दोबारा, फिर वो यूके बेस्ड डॉक्टर कॉल करता है उसको, यार बेबी मेरा वो डॉक्टर का लाइसेंस इससे अटैच होता है, हमारा वो 6 महीने का स्टॉप लग जाएगा इस पे, ये हो जाएगा। कोई पायलट है तो बोलता है मेरा पायलट का लाइसेंस अटैच है इसके साथ, ये हो जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के क्रॉस करके गया है गिफ्ट, इस टाइप से करके वो 50,000 फिर से भेज देती है। 1 लाख गई, उनके अकाउंट का एक्सेस आ गया, कई बार तो उससे भी कट डाउन कर लेते हैं वो। या फिर आपको ऐसे ऐसे करके जब तक वो उसको नहीं लगता है कि शी इज़ बीइंग एल्योर्ड, तब तक वो बेचारी पैसे देती रहती है। तो इस तरह का भी क्राइम आज के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और स्पेशली नाइजीरियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा पाए गए हैं। ओके जो साइबर फ्रॉड्स है ना, इनके भी एक स्टैंडर्ड सेटमार्क और एक बेंच है। ओके ये काम जो मेवात साइड होता है, या फिर आपने जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी जामतारा। है जामतारा साइड, वो ये नहीं करते, वो अलग तरह का करते हैं। वो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड्स करेंगे, वो आपके साथ ATM फ्रॉड्स करेंगे, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स करेंगे। नाइजीरियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो ज़्यादातर इन सब मामलों में पाए जाते हैं, वो ऐसे नहीं करेंगे, वो दूसरे लेवल के करेंगे। अब वहाँ पे चलता है पहचान कौन, मेवात का आपको एक कॉल आएगा, उसको बोला ही जाता है पहचान कौन फ्रॉड। अच्छा हाँ, आपको फ़ोन आएगा, अरे राठौर साहब क्या हाल है, बोला भाई बढ़िया, और सुना क्या कर रहा है भाई, कौन, अरे भूल गया यार अपन मिले थे यार उधर उधर। अब आपको लगे यार अहमदाबाद में, हाँ मिले भी होंगे कभी, हाँ भाई बता, यार भाई बहुत मुसीबत में हूँ भाई, 50,000 रुपये दे दे यार, 5 दिन में लौटा दूंगा, मेरी सैलरी नहीं है, पेमेंट रुकी है, कुछ भी कहेगा आपको। भाई यार याद नहीं आ रहा कौन, अबे साले चल बहुत हो गया, अभी तेरा नाटक है ना, पहचान में भी नहीं आ रहा क्या तेरे को, वो अपन मिले थे वहाँ पे, क्या यार राठौर साहब क्या कर रहे हो, ऐसे बोलेगा आपको। अब आपको कभी कभी लगेगा यार सही है, जेन्युइन बंदा भी हो सकता है। अब आपको नाम ले दिया उसने, कुछ भी, सपोज XYZ आकाश प्रदीप कुछ भी नाम ले दिया, आपको लगेगा हाँ यार एक होता तो था, अब वही तो नहीं है, उसकी आवाज बदल गई। एंड कई बार लोग ऐसे करके दे भी देते हैं, और कोई शर्म के मारे फिर हाँ में शर्म हाँ के भी मारे, मिला दे कि हाँ चल यही होगा। 50,000 अगर बड़ी अमाउंट है, वो 5, 7, 10,000 मांग लेंगे, इतना भी तो मांग सकते हैं ना, वो डिपेंड करता है, वो बंदा टू बंदा, वो बहुत तेज़ है सर इन सब चीज़ों में। तो वैसा जो क्राइम है वो मेवात साइड के लोग करते हैं, वो कभी भी जामतारा या वो अदर साइड के लोग नहीं करेंगे। और आजकल इतने ज़्यादा तेज़ हो गए हैं ये, पहले कैश और इन सब में डील करते थे, आज के दिन तो फ्रॉड किया क्रिप्टो करेंसी में, सीधा पैसा ऊपर। और इसमें फंसता कौन है, इसमें फंसता है सर हमारा यंग जनरेशन। यंग जनरेशन क्यों फंसता है, क्योंकि वो बेरोज़गार है। अब बेरोज़गारी देखो, भूखा मरता आदमी क्राइम करता है, कहते हैं ना वो कहावत है ना, आदमी भूखा मरता जेबी काटेगा, तो आदमी भूखा मरता कुछ ना कुछ तो क्राइम करेगा ही। आपने जैसे वर्क फ्रॉम होम सुना होगा, वर्क फ्रॉम होम आज के दिन एक इतने तगड़े लेवल का एक जॉब स्कैम चल रहा है, जिसमें बच्चों के साथ बच्चे फंसते ही फंसते हैं, सबसे उनसे भी ज़्यादा हाउसवाइफ्स फंस रही हैं उनमें, जो होम मेकर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फंस रही हैं उसमें। अब वो आपको क्या कहेंगे, घर बैठे 30,000 रुपये कमाएं। अब आप देखोगे यार ये क्या है, आपको एक टास्क देंगे कि यार ये मेरा है ना इंस्टाग्राम पेज है, आपको इसमें दिन में 100 लाइक्स और 20 कमेंट करने हैं, और आपको हम दिन का 1,000 रुपया भेज देंगे। अब आप सोचोगे यार लाइक ही तो करना है, वैसे भी घर पे बैठे बैठे बर्तन धोती हूँ या ये करती हूँ या इधर उधर का टाइम निकाल के करूँगी, या बच्चे जो होते हैं वो भी सोचते हैं कि यार जैसे भी काम करके कर लेंगे। अब वो ऐसा करते हैं, अब वो पहली बार में आपको पैसा भेज भी देंगे, आपको दूसरी बार भी भेज देंगे, फिर वो आपको एक टेलीग्राम चैनल पे ऐड करेंगे अपने। वो टेलीग्राम चैनल पे जब ऐड करेंगे तो उसमें 8 से 10 लोग होंगे, जिसमें विक्टिम सिर्फ आप होगे, बाकी सारे फ्रॉडस्टर्स होंगे। और वो आपको और टास्क दे के 8,000 रिसीव्ड, 10,000 रिसीव्ड, वो एक अमाउंट जो है वो उन 8-10 लोगों के बीच में घूमती रहेगी, और आपको ये लगेगा कि ये सबको आ रहा है, हाँ पीपल आर एक्चुअली रिसीविंग द मनी, और आप उस केस में फंस जाओगे कि आपको लगेगा कि सबको पैसा आने लग रहा है। फिर वो आपको एक दिन पैसा नहीं भेजेंगे, आप कहोगे यार ऐसे कैसे, बोला सर आप है ना हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर बन जाओ, और आप हमें 50,000 रुपीज़ दे दो, और आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर बन जाओ, फिर हम आपका पैकेज और इंक्रीज़ कर देंगे।
अब आपको इतना पैसा मिलता था, अब डबल मिलेगा। आप 50,000 दे दोगे, उसके बाद अगर आपको वो फिर से ऐसे कन्विंस करेंगे, अगर जिस दिन आपको ये लगेगा कि आई एम बीइंग एल्योर्ड और मैं फंस गया हूँ, जब वो पकड़े गए तो पकड़े गए, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहता है। यही साइबर फ्रॉड है। सो बिफोर वी मूव टू द रैपिड फायर, 4-5 ऐसी क्या बातें हैं जो दर्शकों को याद रखनी चाहिए या कॉशियस रहना चाहिए किसी भी ऐसे साइबर फ्रॉड से या ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए? डेटिंग ऐप्स की अगर मैं बात करूं तो लोगों को पहचानना सीखें। जिससे भी आप मिलने जा रहे हो, जैसा भी हो, ठीक है, हमारा यूथ यंग है, यंग ब्लड है, बहुत सारी जगहों पे कहीं ऐसे ना फंस जाएं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। राइट। समय ले यानी अपना समय लें। पूरा ऐसा जल्दबाजी में कुछ ना करें। हाँ जी। और अपने फ़ोन को लेके बहुत कॉशियस रहें। ओके। गलती से भी कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें पोस्ट करना जो कि आपत्तिजनक हैं या कैसा भी है, या जिसके रिपरकशंस बहुत आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वैसी चीज़ों से बच के रहें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड चेंज करते रहें, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में अपने बैंक अकाउंट्स का पासवर्ड चेंज करते रहें। और किसी भी तरह का आपके पास कोई कॉल आए तो हमेशा उसको क्रॉस कंफर्म कीजिए। Yes. जैसा कि मैंने अभी पहचान कौन वाला बताया। कभी भी आप किसी भी टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं तो भी यू शुड बी वेरी कॉशियस। आजकल टोल फ्री नंबर पे भी वो नंबर चेंज करके रखते हैं, 1800, 1801, 1802। आप उसमें से एक कोई सिंगल डिजिट चेंज कर देंगे। अब आपको क्या पता कि जेके सीमेंट्स का कौन सा नंबर है, राइट? आपको क्या पता मर्सिडीज़ का कौन सा नंबर है? आपको लेनी है मर्सिडीज़ बेंज, आप वहाँ पे फ़ोन कर रहे हो कि हाँ अपॉइंटमेंट लिख लो, मैं कब आऊँ, और वो नंबर बैठा हुआ साइबर फ्रॉड का, आप लेने जाओगे मर्सिडीज़, लेगा कोई और। है ना? सही बात है। ऐसी चीज़ों से बहुत और आई थिंक पढ़ें भी लोग इसके बारे में। हाँ, बहुत थोड़ा और जानकारी रहें। बहुत सारे एआई से रिलेटेड और इतने सारे आ रहे हैं, आप इन सब के बारे में जानें। आप वकालत इनसाइट्स मेरे चैनल को देखें, उससे जरूर भी आपको देखें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट? और इस टाइप से करके, क्योंकि सर एक ही चीज़ है, आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। सही बात है। राइट। थैंक यू सो मच। इतना डीप इंसाइट्स देने के लिए काफ़ी इंट्रिगिंग और इंटरेस्टिंग रहा। बट नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर। अब थोड़ा फास्ट फायर होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू रैपिड फायर विद सागर जी। एडवोकेट इन कोर्ट रूम या ऑथर बिहाइंड द डेस्क? एडवोकेट इन कोर्ट रूम। गुड। साइबर क्राइम केसेस सॉल्व करना या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स? दोनों। जस्टिस डिलीवर करना या लीगल विक्ट्री हासिल करना? लीगल विक्ट्री। आई टोल्ड यू ना, इट्स Yes. बेटर टू बी अ गुड लॉयर रादर देन अ बैड जज। एम्पैथी इन कोर्ट रूम या स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल? स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। केस डिफेंड करना आर्ट है या साइंस? इट्स एन आर्ट। कोर्ट रूम ड्रामाज या डिटेक्टिव थ्रिलर्स, क्या देखना पसंद करते हैं? डिटेक्टिव थ्रिलर्स, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा में जैसा तारीख पे तारीख वो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। उसका देखने का कुछ फायदा नहीं है। सबसे पसंदीदा लॉ मूवी? आई प्रेफर सूट्स, लेकिन अगर आप बॉलीवुड की बात करेंगे तो जोली एलएलबी इज गुड। इट्स जॉनी एलवे इज गुड। सूट्स भी बड़ा शानदार है। सूट्स वाकई में। केस के लिए इंस्पिरेशन मिली कभी अनएक्सपेक्टेड जगह से? देखिए, आदमी हर केस से सीखता है। मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि बेटा, आज हरियाणवी में बोलूँगा बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम हरियाणा ओनली। ही यूज्ड टू से कि बेटा, आदमी मर न मर जाए पर सीखता रह जाए। तो सर मैं तो हर केस से सीखता हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो। लवली। कौन सी मूवी के लॉयर का लीड रोल आप करना चाहोगे? अपनी मूवी बनाना चाहता हूँ जिसमें सागर पंगाल वुड बी द लीड रोल। अगर एक दिन के लिए जज बनते तो कौन सा लॉ बदलना चाहेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस में जो पूरी फैमिली की बात लग जाती है, अच्छा। उसको चेंज करना चाहूँगा कि सिर्फ हस्बैंड की बात लगाओ। नहीं, कई बार वाइफ की भी लगानी पड़ सकती है क्योंकि हस्बैंड भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं कभी कभी। वो तो वैसे ऑल द टाइम वही होता है। but जॉनी ठीक है। डेप के केस में, जॉनी डेप वाले केस में यही हाँ, तो हाँ, केस चल रहा था। हाँ, यही चल रहा था उसमें। ठीक है। इतिहास से एक केस जो आपके हिस्से में आना चाहिए था? KM नानावती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957। क्या बात है। ट्रेडिशनल बुक्स या ई बुक्स? ट्रेडिशनल बुक्स। सिम्बाइसिस की मेमोरीज, पढ़ाई की रातें या कॉलेज फेस्ट? कॉलेज फेस्ट पूरा सिम्बाइसिस की पूरा याद है सर उसकी, तो उसका तो क्या होता है। लंबी कोर्ट के एक दिन के बाद रिलैक्स करने का बेस्ट तरीका? रिजॉर्ट बुक करो और पूरा दिन चिल करो, रेस्ट करो, सबसे बेस्ट है। दिन में लीगल ईगल या रात को पार्टी एनिमल? दिन में लीगल।
जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करने का मंत्र। पेशेंस रखो और अपने आप पे बिलीव इन योरसेल्फ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है, होगा ज़रूर, लेकिन आपकी परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी मांगता है जुडिशरी। लवली। डिनर के लिए आप एक हिस्टोरिकल फिगर को इनवाइट करेंगे तो कौन होगा? सूरजमल जाट। क्यों? सर अपने आप में राजा हुए हैं और हमारे तो उसको पूरा उन्होंने लिफ्ट अप किया है और हमारे तो हो रहे हैं प्रेरणा स्रोत। आपकी लाइफ में से कौन सी आइडेंटिटी सुपर हीरो है? एडवोकेट, ऑथर, एजुकेटर या पॉलिटिकल एडवाइज़र? सारी। हु इंस्पायर्स यू? माय डैड। लाइफ का एक मंत्र जो आप हमेशा ध्यान में रखते हैं? कर्म करते जाओ, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या बात हिम्मत है, मर्दा मर्दे खुदा। क्या बात है। और एक कोई शायरी हो जाए फिर एंड में जाने से पहले। जब एक शायरी मैंने जब लिखी थी, जब मैंने गाड़ी ली थी अपनी खुद की, अपने उससे, तो जब मैंने लिखी थी, खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा, खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा, सफ़र पे निकले तो रखते सफ़र नहीं बांधा, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया, क्योंकि हमने नोट पर कभी रबर लगा के नहीं रखा। वाह क्या बात देखो शायरी का मतलब यही नहीं होता कि वो डीप हो, वो दिल टूटे या इस टाइप से हो। शायरी फनी भी होनी चाहिए, है ना। अब सिद्धू साहब है, नवजोत सिंह सिद्धू साहब है, हर तरह की शायरी करते हैं, तो ये एक शायरी का ये जो बना रखा है ना कि सिर्फ डीप और वैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है सर। हर तरह की शायरी होती है। लवली। क्योंकि शायरी आपकी एक कला है। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सागर फॉर कमिंग। अब बहुत ही डीप बातें रही लॉ को लेके, केसेस को लेकर के। आई थिंक जनता में बड़ी अवेयरनेस आएगी कि इन स्कैम से कैसे बच कर करें। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।